20 सितंबर 2025 इतिहास में यह तारीख उस दिन के रूप में दर्ज हो गई जब अटलांटिक महासागर के ठंडे अथाह सन्नाटे में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने दुनिया की महाशक्तियों के बीच चल रहे एक अदृश्य और घातक खेल का नकाब उतार फेंका। उस दिन जब फ्रांसीसी नौसेना के कमांडो एक विशाल गुमनाम तेल टैंकर पर चढ़े तो पेरिस के सत्ता के गलियारों में जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, रूस के गुप्त तंत्र पर एक करारी चोट की है। लेकिन वे इस भयावह हकीकत से अनजान थे कि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में नहीं बल्कि एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर लात मार दी थी जिसका धधकता लावा मॉस्को से लेकर नई दिल्ली तक एक अदृश्य रणनीतिक धुरी में बह रहा था। यह सिर्फ एक जहाज को पकड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस महाटकराव की पहली गूंज थी जिसने वैश्विक ऊर्जा की बिसात को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की पटकथा लिखती थी। अटलांटिक में भारत के तेल टैंकर को लेकर फ्रांस ने कर डाली बड़ी गलती। गुस्सा हो गया दोस्त रूस। फ्रांस ने पकड़ा भारत का जहाज तो पुतिन ने दे डाली धमकी। रूस के तेवर देख भारत ने बजाई ताली। फ्रांस की एक भूल और बीच समंदर में छिड़ गई तेल की जंग। भारत के लिए फ्रांस से भिड़ गया दोस्त रूस। पुतिन का खुला ऐलान, तेल रुका तो मचेगा हाहाकार। भारत के प्रोजेक्ट समुद्र सुरक्षा से दुनिया अनजान। कहानी की शुरुआत होती है अटलांटिक के उस हिस्से से जिसे 22 की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपने अप्रत्याशित तूफानों और व्यस्त शिपिंग लेन के लिए कुख्यात है। 20 सितंबर 2025 की सुबह फ्रांसीसी नौसेना का अत्याधुनिक फ्रिगेट लाफेट अपनी नियमित गश्त पर था। रडार स्क्रीन पर एक विशालकाय जहाज दिखाई दिया जो असामान्य रूप से धीमा चल रहा था और जिसका ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS बंद था। यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का सीधा उल्लंघन था। फ्रांसीसी कप्तान के आदेश पर जहाज को रुकने का संकेत दिया गया। उस विशाल टैंकर पर किसी देश का झंडा नहीं था और उसके पतवार पर लिखा नाम पुष्पा किसी अज्ञात पेंट से आधा मिटा हुआ लग रहा था। जब फ्रांसीसी टीम जहाज पर चढ़ी तो उन्हें जो दस्तावेज मिले वे और भी हैरान करने वाले थे। कागजों के अनुसार जहाज का नाम बोराके था जो पनामा में पंजीकृत था और वो खाली कंटेनर लेकर सेनेगल जा रहा था। लेकिन जहाज के विशाल टैंक खाली नहीं थे, वे लाखों बैरल कच्चे तेल से लबालब भरे हुए थे। कप्तान और उसके 2 चीनी क्रू सदस्य कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कार्यालय के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। NATO और अमेरिका के दबाव में फ्रांस लंबे समय से रूस के शैडो फ्लीट पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा था। यह जहाज उसी फ्लीट का हिस्सा लग रहा था। मैक्रो ने इसे एक साहसिक कदम के रूप में दुनिया के सामने पेश करने का फैसला किया, ये दिखाने के लिए कि यूरोप रूसी प्रतिबंधों को लागू करने के लिए कितना गंभीर है। जहाज को जब्त कर लिया गया, क्रू को हिरासत में ले लिया गया और दुनिया भर की मीडिया में फ्रांस के इस सफल ऑपरेशन की खबरें प्रसारित होने लगीं। लेकिन यह जश्न कुछ ही घंटों तक चला। जैसे ही यह खबर मॉस्को के क्रेमलिन तक पहुंची, वहां का माहौल बदल गया। यह कोई राजनयिक नाराजगी नहीं थी, यह एक सीधा और निर्मम प्रतिशोध का ऐलान था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई और कुछ ही मिनटों बाद उनका बयान किसी एटम बम की तरह दुनिया पर गिरा। उन्होंने इस घटना को 20वीं सदी की समुद्री डकैती करार दिया। उन्होंने किसी भी कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उनका संदेश साफ था, इतिहास गवाह है, समुद्री डाकुओं का एक ही इलाज होता है, उनका खात्मा। यह जहाज कोई हथियार नहीं ले जा रहा था, यह भारत के लोगों के लिए ऊर्जा ले जा रहा था। अगर रूसी ऊर्जा की आपूर्ति को इस तरह की गुंडागर्दी से रोका गया तो वैश्विक बाजार में ऐसा ऊर्जा प्रलय आएगा जिसे कोई संभाल नहीं पाएगा। पुतिन के शब्दों का असर तत्काल हुआ। ब्रसेल्स में नेटो मुख्यालय में अलार्म बज उठे। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच हॉटलाइन घनघनाने लगी। पुतिन का गुस्सा सिर्फ एक जहाज के लिए नहीं था, यह उस गुप्त ऊर्जा जीवन रेखा पर हमले के खिलाफ था जिसे उन्होंने और भारतीय प्रधानमंत्री ने मिलकर बनाया था। उनकी धमकी फ्रांस के लिए नहीं थी, यह पूरे पश्चिमी ब्लॉक के लिए एक चेतावनी थी कि भारत अब अकेला नहीं है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला सीधे तौर पर रूस पर हमला माना जाएगा। अटलांटिक में पकड़ा गया जहाज सिर्फ एक तेल टैंकर नहीं था, वह भारत और रूस के बीच उस गहरी रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक था जिसे पश्चिम समझने में नाकाम रहा था। भूतिया बेड़ा, भारत और रूस का वो मायाजाल जिसने पश्चिमी खुफिया तंत्र को किया अंधा। यह शैडो फ्लीट या भूतिया बेड़ा आखिर है क्या, जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं और खुफिया एजेंसियों की नींद हराम कर दी है?
यह कोई संगठित नौसेना नहीं है, बल्कि यह उन गुमनाम और अदृश्य टैंकरों का एक गतिशील और जटिल नेटवर्क है जो दुनिया के कानूनी और निगरानी सिस्टम की पकड़ से बाहर काम करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस के तेल निर्यात पर G7 प्राइस कैप जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए, तो उन्होंने मान लिया था कि रूस की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन उन्होंने भारत की रणनीतिक सोच को कम करके आंका। भारत के लिए महंगी ऊर्जा उसकी विकास की गति पर एक ब्रेक की तरह थी। ऐसे में नई दिल्ली और मॉस्को ने मिलकर एक साहसिक और अभूतपूर्व योजना बनाई, ऑपरेशन साइलेंट रिपर। इस ऑपरेशन के तहत सैकड़ों पुराने तेल टैंकरों को दुनिया भर के छोटे छोटे दलालों और गुमनाम शेल कंपनियों के माध्यम से खरीदा गया। इन जहाजों को ग्रीस, पनामा और लाइबेरिया जैसे देशों में पंजीकृत कराया गया, जहां के नियम लचीले थे। असली खेल समुद्र में शुरू होता था। एक जहाज रूस के प्रिमोर्स्क बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर निकलता था। बाल्टिक सागर पार करते ही वह अपना AIS ट्रांसपोंडर बंद कर देता था, जिससे वह सैटेलाइट की निगरानी से अदृश्य हो जाता था। इसके बाद शुरू होती थी भारत की डबल राउटिंग स्ट्रेटजी की कला। जहाज अटलांटिक के किसी डार्क जोन में पहुंचता था, जहां पहले से ही एक दूसरा खाली टैंकर इंतजार कर रहा होता था। यहाँ जहाज से जहाज, शिप टू शिप ट्रांसफर होता था। तेल एक जहाज से दूसरे में डाला जाता था और साथ ही दस्तावेज भी बदल दिए जाते थे। अब इस तेल का मूल स्रोत रूस नहीं, बल्कि शायद मिस्र या मलेशिया दिखाया जाता था। कई बार तो जहाज का नाम और रंग तक बीच समंदर में बदल दिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में UAE, ग्रीस और ओमान के बंदरगाहों पर मौजूद बिचौलिए अहम भूमिका निभाते थे, जो इस तेल को साफ करके उसे एक नई पहचान देते थे। ये एक ऐसा वैश्विक माया जाल था जिसे तोड़ना CMA और AMI 6 जैसी एजेंसियों के लिए भी नामुमकिन हो गया था। वे आसमान से देखते थे कि एक जहाज रूस से निकला, लेकिन वह भारत कभी पहुंचा ही नहीं। वह बीच रास्ते में ही गायब हो गया और एक दूसरा जहाज जो कहीं और से आया प्रतीत होता था, अचानक भारतीय बंदरगाह पर तेल उतारने लगता था। फ्रांस ने जिस जहाज को पकड़ा था, वह इसी जटिल श्रृंखला की एक कड़ी था, जो शायद किसी दस्तावेज के आदान प्रदान में हुई छोटी सी चूक के कारण पकड़ में आ गया। लेकिन इस एक गलती ने दुनिया के सामने उस पूरे गुप्त नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया, जिसके दम पर भारत चुपचाप अपनी आर्थिक तकदीर लिख रहा था। ऊर्जा का नया सिकंदर। कैसे भारत बन रहा है तेल के खेल का साइलेंट किंग? इस पूरे जोखिम भरे खेल में भारत को क्या हासिल हो रहा था? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है, जो किसी भी अर्थशास्त्री को चकित कर सकते हैं। जिस समय दुनिया $85 से $90 प्रति बैरल पर कच्चा तेल खरीद रही थी, भारत को रूस से वही तेल $60 से $65 प्रति बैरल की कीमत पर मिल रहा था। यह छूट भारत को सालाना $3 अरब से भी ज्यादा की बचत करा रही थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आज भारत हर दिन रूस से 1.8 से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात कर रहा है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसने सऊदी अरब और इराक जैसे भारत के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सस्ते तेल ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक दी। पहला फायदा महंगाई पर नियंत्रण था। सस्ती ऊर्जा का मतलब था परिवहन लागत में कमी, जिससे खाद्य पदार्थों से लेकर हर उपभोक्ता वस्तु की कीमतें स्थिर रहीं। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा मेक इन इंडिया अभियान को मिला। भारतीय कारखानों को चीन और वियतनाम के मुकाबले सस्ता ईंधन मिल रहा था, जिससे भारतीय उत्पादों की लागत कम हो गई और वे वैश्विक बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गए। यह भारत की औद्योगिक क्रांति का ईंधन था। लेकिन भारत की महत्वाकांक्षा सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित नहीं थी। भारत इस सस्ते रूसी तेल को अपनी अत्याधुनिक रिफाइनरियों जैसे कि जामनगर में प्रोसेस कर रहा था। वह इसे उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल में बदलकर उन्हीं यूरोपीय देशों को बेच रहा था जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। यह एक भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा था, बल्कि वह रूस और यूरोप के बीच एक अनिवार्य ऊर्जा बिचौलिया बनकर अरबों डॉलर का मुनाफा भी कमा रहा था। भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि ऊर्जा बाजार का एक साइलेंट किंग बन चुका था। इस रणनीति का अगला चरण और भी महत्वाकांक्षी है, नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर। यह पुतिन और भारतीय नेतृत्व का साझा सपना है। यह एक ऐसा समुद्री मार्ग होगा जो आर्कटिक के रूसी बंदरगाहों से शुरू होकर बिना किसी यूरोपीय देश के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश किए स्वेज नहर के रास्ते सीधे भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचेगा। अगर यह कॉरिडोर पूरी तरह से सक्रिय हो गया तो यह वैश्विक ऊर्जा परिवहन के नक्शे को बदल देगा। यह भारत को भू राजनीतिक दबावों से पूरी तरह मुक्त कर देगा और ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देगा। यह भविष्य का ऑयल सिल्क रूट होगा, जिसकी चाबी खाड़ी के शेखों या पश्चिमी नेताओं के पास नहीं, बल्कि नई दिल्ली के हाथ में होगी।
भारत का ब्रह्मास्त्र, प्रोजसुरा और वो तकनीक जो जहाज को हवा में गायब कर दे। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत इस विशाल और गुप्त समुद्री ऑपरेशन को दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं से बचाता कैसे है? इसका जवाब भारत के एक टॉप सीक्रेट कार्यक्रम में छिपा है, जिसका कोड नेम है प्रोजेक्ट समुद्र सुरक्षा या प्रोजसुरा। यह DRDO और भारतीय नौसेना का एक संयुक्त अभियान है, जिसकी जानकारी सरकार के उच्चतम स्तर पर कुछ गिने चुने लोगों को ही है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के सबसे उन्नत विध्वंसक और फ्रिगेट जैसे INS ट्रिकैंड और INS टार्कश इन तेल टैंकरों के काफिलों को एक अदृश्य डिजिटल शील्ड प्रदान करते हैं। यह शील्ड क्वांटम एन्क्रिप्टेड संचार और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का उपयोग करके NATO के किसी भी निगरानी तंत्र को जाम या धोखा दे सकती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का असली ब्रह्मास्त्र है शैडो फ्लीट के टैंकरों में लगा इलेक्ट्रॉनिक मास्किंग सिस्टम EMS। यह रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती प्रतीत होती है। यह सिस्टम दुश्मन के रडार को धोखा दे सकता है, जिससे 300 मीटर लंबा तेल टैंकर स्क्रीन पर एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव जैसा दिखाई देता है। यह GPS सिस्टम को स्पूफ कर सकता है, जिससे सैटेलाइट ट्रैकर को लगेगा कि जहाज अटलांटिक में नहीं बल्कि सहारा रेगिस्तान के बीच में है। सबसे खतरनाक क्षमता यह है कि यह घोस्ट सिग्नल उत्पन्न कर सकता है, यानी यह एक अकेले जहाज को रडार पर 10 जहाजों का पूरा बेड़ा दिखा सकता है, जिससे दुश्मन पूरी तरह से भ्रमित हो जाए। यह जहाज के इंजन से निकलने वाली ध्वनि तरंगों को संशोधित करने के लिए अकॉस्टिक कैंसलेशन तकनीक का उपयोग करता है, जिससे वह दुश्मन की पनडुब्बियों के सोनार से भी बच निकलता है। फ्रांस ने जिस जहाज को पकड़ा वह शायद किसी तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय भूल के कारण इस EMS कवच के बिना यात्रा कर रहा था। वह कोई साधारण जहाज नहीं था, वह उस अदृश्य किले की एक ईंट थी जिसे भारत ने अपनी ऊर्जा संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया था। यानी अटलांटिक की वह घटना एक जहाज के पकड़े जाने से कहीं ज्यादा थी। वह उस नए विश्व व्यवस्था की उद्घोषणा थी जिसमें भारत अब एक अनुगामी नहीं बल्कि एक नियम निर्माता है। पुतिन की धमकी सिर्फ एक बयान नहीं थी, वह इस नई दिल्ली मॉस्को धुरी की ताकत का ऐलान था। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया है कि यह 2025 का नया भारत है, जो अपनी नियति की पटकथा किसी और से नहीं लिखवाता, बल्कि अपने साहस, अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से स्वयं लिखता है।